नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि बात करते हैं, झारखंड टेट का एग्जाम आ चुका है। बहुत सारे छात्रों ने फॉर्म भी भर दिया होगा और बहुत सारे छात्रों ने अपनी तैयारी भी प्रारंभ कर दिया होगा। लेकिन क्या हो रहा होगा, वे पढ़ तो रहे होंगे लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी आते जा रही होगी। और उसके पीछे का मूल कारण ये नहीं है कि वे सही से पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि उसके पीछे का मूल कारण ये है साथियों कि उन्हें सही कंटेंट अर्थात सही स्टडी मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। और जिसके कारण क्या हो रहा है कि उनमें ऐसी चीजें हो रही हैं, अर्थात आत्मविश्वास की कमी आते जा रही है। लेकिन अब ऐसे किसी भी छात्र को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं उन सभी छात्रों के लिए लेकर आया हूं मात्र 7 से 8 वीडियो। बस एक तरह से उन्हें क्या करना है कि मेरी 7 से 8 वीडियो जो शेयर की जाए, उन सभी वीडियोस को अच्छे तरीके से देखना है और सही और साथ ही साथ हमारी नोट्स को पढ़ना है, अर्थात जो हमारी पीडीएफ शेयर की जाएंगी उन्हें पढ़ना है। क्योंकि ये जो स्टडी मटेरियल है, अर्थात जो एक तरह से कंटेंट है, इससे बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है और यही रेलेवेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप सभी लोग वाकई में चाह रहे हैं कि इस वर्ष आपका चयन हो और आप चाहते हैं कि इस वर्ष आप क्या करें कि झारखंड टेट जैसे एग्जाम को आप क्वालिफाई करें ही करें, तो आप क्या करिए, हमारे वीडियोज को फॉलो करना मत भूलिएगा। अर्थात जितनी भी क्लासेज हमारे द्वारा शेयर की जाएं, उन सारी क्लासेज को पूरी ईमानदारी से आपको देखना है। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा। यदि आप में से कोई भी छात्र नया है तो वो क्या करेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा और यदि वो पुराना होगा तो दूसरों को भी शेयर कर देगा। अच्छा, अब नोट्स कहां मिलेंगी, सबसे खास बात ये हो जाती है साथियों। तो नोट्स के लिए आपको क्या करना, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है टेट वाली क्लास। अगर आप टेलीग्राम के सर्च बार पर जाते हैं और वहां पर सर्च करते हैं कि एक तरह से टेट वाली क्लास, तो वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं तो अगर आपको वहां से नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहां पर आपको लिंक मिलेगा और उसको क्लिक करके आप सीधा जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो आइए प्रारंभ करते हैं। लेकिन हाँ, आज के विषय में जो हमारी चर्चाएं होने वाली है साथियों, वो इतिहास के बारे में होने वाली है, अर्थात इतिहास की मैराथन क्लास हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसकी 2 क्लास में शेयर करूंगा। ये है मेरी पहली क्लास और इसके बाद यदि आप देखेंगे तो दूसरी क्लास और भी आएगी, मतलब एक और यूनिट आएगी। बस आपको क्या करना है कि मेरे हर एक विषय की जो वीडियो है उसको देखना नहीं भूलना है साथियों। ये सीक्रेट नोट्स है, ये मान के चलिए इस नोट्स को मैंने अच्छे से तैयार किया है, तो कहीं से लेकर कहीं तक तो यह विषय बनता ही नहीं है या यह प्रश्न उठता ही नहीं है कि आपके एग्जामिनेशन में आपके कोई प्रश्न गलत हो सकता है, अगर आपने पूरी ईमानदारी से पूरी क्लास को देख लिया तो। साथियों, जैसा कि बात करते हैं, आइए हम शुरू करते हैं साथियों इतिहास के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि आज से 100 साल पहले या 1000 साल पहले या 500 साल पहले क्या हुआ था, तो आप कैसे बता सकते हैं? तो आप कहेंगे सर हम तो बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप हमसे 100 साल पहले की भी बात पूछते हैं तो हम इसलिए नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमने उस समय तो जन्म लिया ही नहीं था। बिल्कुल सही बात है, आपसे मैं पूछूं या आप मुझसे पूछेंगे तो मैं भी यही जवाब दूंगा। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आज से 100 साल पहले या 1000 साल पहले क्या हुआ था हम इसके बारे में जानकारी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें कुछ किताबों को पढ़ना पड़ेगा इतिहास के, ठीक है, तब हमें पता चल सकेगा। और साथ ही साथ जैसे सिक्कों की बात करते हैं, उस समय जो अभिलेख हुआ करते थे उनके बारे में हमें देखना पड़ेगा या अभिलेखों को पढ़ना पड़ेगा। तो इससे हमें क्या पता चल सकता है साथियों इतिहास के बारे में कि आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले या 5000 साल पहले क्या हुआ था। जैसा कि बात करते हैं, हमारे हिंदू धर्म में यदि आप देखते हैं तो रामायण और महाभारत 2 नामक ग्रंथ है साथियों। ये बात आप जानते हैं, इन्हीं ग्रंथों के माध्यम से हमें पता चला कि भगवान राम ने जन्म लिया था और ऐसा उन्होंने एक तरह से अच्छे से काम किया था, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आज हमें एक तरह से वहां से सीखने को मिलता है। और 2 भाइयों के मध्य की बात करते हैं, जैसे पांडवों की बात करते हैं, कौरवों की बात करते हैं, धर्म और अधर्म की बात करते हैं, ठीक है, इसके मध्य में लड़ाई हुई थी और इसमें जहां पर धर्म की विजय हुई और जहां पर एक तरह से सारी घटनाओं को दिखाया गया, तो हमें महाभारत के ग्रंथों से जानकारी मिली या हमें गीता से जानकारी मिली कि ऐसा कुछ
कुछ हुआ था इतने समय पहले साथियों। तो इसी क्रम में यदि आप देखते हैं तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इतिहास के कुछ किताबें पढ़कर हम इतिहास के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था कैसे थी, उस समय की आर्थिक व्यवस्था कैसे थी, उस समय की राजनीतिक या सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी थी साथियों। तो हम किताबों या ग्रंथों के माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आइए अब जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर क्या बातें लिखी गई हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए कहा यह जा रहा है कि हम अतीत के बारे में कई तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि हम इतिहास के बारे में कई तरह से अपनी जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसा कि बात करते हैं, मैंने आपको बताया अभिलेखों के माध्यम से, मैं और एक तरह से इसके पहले ही मैंने आपको बताया था कि सिक्कों के माध्यम से और किताबों के माध्यम से या ग्रंथों के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि अतीत में क्या हुआ था साथियों। और इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों की बात करते हैं, यानी कि इतिहास में लिखी गई पुस्तकों को क्या करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, तब हमें पता चल सकेगा कि आज से इतने साल पहले क्या हुआ था साथियों। क्योंकि अगर आप देखते हैं तो ये जो पुस्तकें हुआ करती थी साथियों, ये हाथ से लिखी गई हुआ करती थी और जिसकी वजह से इन पुस्तकों को क्या कहा गया है, पांडुलिपियां कहा गया है साथियों। तो कई बार हमारे एग्जामिनेशन में प्रश्न ये बन जाता है कि महोदय ये बता दीजिए कि पांडुलिपियां किसे कहा गया है, तो आप बताएंगे जो हाथ से लिखी गई पुस्तकें हुआ करती थी इतिहास में उन्हें क्या कहा गया है, पांडुलिपियां कहा गया है। इन्हीं पांडुलिपियों को अंग्रेजी में क्या कहा गया है साथियों, मैन्युस्क्रिप्ट कहा गया है। तो कई बार हमारे एग्जामिनेशन में ये भी प्रश्न बन जाता है कि महोदय ये बता दीजिए कि पांडुलिपियों को अंग्रेजी में क्या कहा गया है। तो अगर हमें नहीं पता होता है तो फिर हम गलत कर देते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि इन पांडुलिपियों को एक तरह से अंग्रेजी में कहा गया है साथियों, मैन्युस्क्रिप्ट की बात करते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि पांडुलिपियों के बारे में कुछ बेसिक जानकारी के बारे में, यानी कि कुछ बेसिक जानकारी हम हासिल कर लेते हैं साथियों। ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है। चलिए, जैसा कि बात करते हैं, ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों या अथवा कह सकते हैं कि हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं साथियों। तो इन पांडुलिपियों के बारे में बात करते हैं साथियों, तो ये जो पांडुलिपियां हैं ये ताड़पत्रों की बात करते हैं या कह सकते हैं कि हिमालय क्षेत्र में उगने वाले जो भुर्ज हैं साथियों उसके छाल से एक तरह से विशेष तरीके से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, या भोजपत्र पर कह सकते हैं लिखी मिलती हैं। ये पांडुलिपियों के बारे में जो बात करते हैं साथियों, तो ये हमें कहाँ प्राप्त होंगे। तो पांडुलिपियों की बात करते हैं तो ये हमारे मंदिरों की बात करते हैं। जैसे जो हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हिंदू धर्म के मंदिरों की बात कर सकते हैं। और अगर आप देखते हैं तो बौद्ध धर्म के जो विहार हुआ करते थे, देखिए बिहार किसे कहा गया है, तो जहां पर बौद्ध भिक्षु निवास किया करते थे वहां पर वे लोग क्या करते थे, ग्रंथों की रचना किया करते थे। जहां पर बौद्ध भिक्षु की बात करते हैं साथियों, तो जहां पर बौद्ध भिक्षु निवास करते थे अर्थात रहा करते थे, वहां पर वे ग्रंथों वगैरह को लिखते थे या कह सकते हैं किताबों वगैरह को लिखते थे। तो वहां से हमें ये पांडुलिपियां प्राप्त हो सकती हैं साथियों। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों और राजाओं के जीवन की बात करते हैं, साथ ही साथ औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो अर्थात एक कह सकते हैं कि जो पांडुलिपियां हुआ करती थी, ये कह सकते हैं कि इसमें सारी चीजें लिखी गई होती थी। तो इसमें अगर हम पांडुलिपियों को पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर हमें सारी जानकारी उस समय की मिल जाती थी कि अच्छा उस समय क्या हुआ करता था और किस तरह से सामाजिक व्यवस्था हुआ करते थे, किस तरह से राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था रहा करते थे, और साथ ही साथ उस समय औषधियों का इस्तेमाल कैसे किया जाता था। तो ये सारी जानकारी हमें मिल सकती है साथियों पांडुलिपियों के माध्यम से। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग किया करते थे। तो कई बार हमारे एग्जामिनेशन में यही प्रश्न बन जाता है कि महोदय ये बता दीजिए कि प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन किया करता था। तो कौन लोग किया करते थे या कौन करते थे साथियों, तो आप बताएंगे आम लोग की बात करते हैं, यानी कि जो जनरल लोग रहा करते थे वे क्या करते थे, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया करते थे। चलिए अब आइए हम बात करते हैं कि दूसरा माध्यम हमारा हो जाता है इतिहास के जानने के स्रोत में, वो हो जाता है साथियों अभिलेखों के माध्यम से। तो पहला स्रोत हमारा क्या है, अगर हमें इतिहास के बारे में जानना है तो पहला स्रोत हो जाता है पांडुलिपियां, और दूसरा स्रोत हमारा क्या हो जाता है साथियों, अभिलेखों की बात करते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा गया है, इंस्क्रिप्शन कहा गया है।
अभिलेख किसे कहा गया है? तो ऐसे लेख जो पत्थर पर लिखे गए हों, ऐसे लेख जो पत्थर पर लिखे गए हो या पत्थर जैसे ही कठोर धातु पर लिखे गए लेखों को क्या कहा गया है? अभिलेख कहा गया है साथियों। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे आपके एग्जामिनेशन में अगर प्रश्न पूछा जाए कि अभिलेख किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे ऐसा लेख जो पत्थर पर लिखे गया हो या पत्थर जैसे कठोर धातु पर लिखे गए हों। देखिए, लिखे गए हों या कह सकते हैं खुदे हुए हों, ऐसे के लेखों को क्या कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है साथियों। इन अभिलेखों के बारे में अगर आप देखते हैं तो कभी कभी शासक या अन्य लोग अपने आदेशों को इस प्रकार उत्कीर्ण करवाते थे कि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। दरअसल अगर आप देखते हैं तो अभिलेखों पर अगर आप देखते हैं तो ज्यादातर कौन खुदवाता था? तो राजा महाराजा लिखवाते थे। ऐसे कह सकते हैं, खुदवाने के बजाय आप एक तरह से लिखावट कह सकते हैं। तो राजा महाराजा एक तरह से अपने कानूनों को अभिलेखों में लिखवा देते थे, अपनी प्रशंसाओं को लिखवा देते थे, अपने आदेशों को लिखवा देते थे और ऐसे जगह एक तरह से रखते थे कि ताकि जो आने जाने वाले लोग रहे हैं, अर्थात जो जनता रहे, वो देखे, अभिलेखों को पढ़े और उसका पालन कर सके या राजा के बारे में जानकारी हासिल कर सके साथियों। अभिलेखों में शासक युद्धों में अर्जित विजयों का भी अभिलेख किया करते थे, क्योंकि एक तरह से राजा महाराजा क्या करते थे? अपनी प्रशंसा करते थे ताकि जनता में विश्वास हो सके कि भाई राजा हमारा कितना मजबूत है, कितना शक्तिशाली है साथियों। तो अगर आप देखते हैं तो जो राजा महाराजा हुआ करते थे, अर्थात जो शासक हुआ करते थे, जो युद्धों में विजय वगैरह हासिल करते थे, ठीक है, उसके बारे में अभिलेखों में एक तरह से मेंशन करवाते थे साथियों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो अभिलेख कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है। आइए अब हम समझते हैं। देखिए, तीसरा एक माध्यम मैं आपको और भी बता देता हूं, तीसरा सिक्कों को भी आप माध्यम अपना सकते हैं, ठीक है। तीसरा सिक्कों की बात करते हैं, जो कॉइन्स होती है उसके माध्यम से भी आप पता कर सकते हैं कि आज से इतने साल पहले या इतने हजार साल पहले क्या हो रहा था और किस तरह से लोग रहा करते थे। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिल सकती है साथियों। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बने कि इतिहास के जानने के स्रोत आप हमें बताइए, तो आप बताएंगे अभिलेखों को, आप बताएंगे पांडुलिपियों को, आप बताएंगे या ग्रंथ लिखकर आता है तो ग्रंथों को आप बता सकते हैं, या आप बता सकते हैं सिक्कों की बात करते हैं, अर्थात कॉइन्स वगैरह की बात करते हैं, तो इससे आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है साथियों। चलिए अब हम बात करते हैं पुरातत्वविदों के बारे में, बात करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में, बात करते हैं कि पुरातत्वविद किन्हें कहा जाता है साथियों। देखिए, जो व्यक्ति वस्तुओं का अध्ययन करता है, वस्तुओं का मतलब हो जाता है जो अतीत की वस्तुएं हैं, अर्थात जो एक तरह से पुराने समय की जो वस्तुएं हैं। जैसे मान लेते हैं कि आज से 100 साल पहले कहीं पर खुदाई की गई, तो वहां से 100 साल पहले वाली जो चीजें मिली हुई हैं, उसके बारे में जो व्यक्ति एक तरह से अध्ययन करता है, उसे क्या कहा जाता है? पुरातत्वविद कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पुरातत्वविद किसे कहा गया है? तो पुरातत्व एक तरह से विद उन्हें कहा गया है जो व्यक्ति क्या करता था? वस्तुओं यानी कि अतीत की वस्तुओं के बारे में अध्ययन करता है साथियों, उसे क्या कहा जाता है? पुरातत्वविद कहा जाता है। अच्छा, ये जो पुरातत्वविद होते हैं, एक वैज्ञानिक इन्हें कह सकते हैं, इन्हें एक वैज्ञानिक भी आप कह सकते हैं या एक तरह के वैज्ञानिक भी होते हैं साथियों। पुरातत्वविदों की बात करते हैं तो एक पत्थर या ईंट से बनी इमारतों की बात करते हैं, तो पत्थरों से बनी इमारतों या ईंटों से बनी इमारतों की बात करते हैं। चित्रों या मूर्तियों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं, तो चित्रों की बात करते हैं या मूर्तियों के अवशेषों का ये अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, गहनों और सिक्कों की खोज और खुदाई भी किया करते हैं साथियों। ये बातें भी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो ये जो पुरातत्वविदों की हम बात कर रहे हैं, तो ये लोग क्या करते हैं? एक तरह से औजारों, हथियारों, बर्तनों और गहनों, सिक्कों की खोज और खुदाई वगैरह भी किया करते थे साथियों। ये बातें किया करते हैं, ये बातें याद रखिएगा आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बन जाता है कि पुरातत्वविद किन्हें कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं वे एक तरह के वैज्ञानिक होते हैं जो क्या करते हैं कि अतीत की मिली वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, या एक तरह से इन सभी चीजों को, अतीत में जो चीजें हैं उनको खोजने का एक प्रयास करते हैं साथियों, या खुदाई बस खोजने का प्रयास करते हैं। इतना ही जान लीजिए, बहुत है। किसके माध्यम से? खुदाई वगैरह के माध्यम से। नेक्स्ट बात करते हैं, पुरातत्वविदों को जानवरों, पक्षियों और मछलियों की हड्डियां भी मिली हुई हैं। देखिए,
पुरातत्व जो विद होते हैं साथियों, यानी कि जो वैज्ञानिक होते हैं, जो इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, तो वे जब खोज करते हैं तो वे बहुत सारी चीजों को खोज करते हैं और उन्हें बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं। जैसा कि बात करते हैं जानवरों, पक्षियों और मछलियों की हड्डियां भी इन्हें मिली हुई हैं। इससे उन्हें जानने में यह मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे और किस तरह से लोग रहा करते थे और क्या करते थे, ये सारी जानकारी उन्हें मिल जाती है साथियों। आप सोचिए कि एक तरह से आप सोचिए कि आज हमें नहीं पता था कि सिंधु घाटी से ऐसी सभ्यता हमारे देश में जन्म ली थी, या कह सकते हैं इस तरह की कोई सभ्यता रही थी, ठीक है, और लोग इससे पहले इस तरह से लोग अपना जीवन यापन करके जा चुके हैं। तो हमारे पुरातत्वविदों ने ही हमें ये जानकारी दिया कि अच्छा इतने साल पहले इस तरह के लोग रहा करते थे, इस तरह से उनका खान पान था, इस तरह से उनका घर वगैरह या उनके व्यवहार, कुल मिलाकर ओवरऑल सारी जानकारी उन सभी लोगों ने एक तरह से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी दिया साथियों, या दिए। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम आइए बात करते हैं अर्लीस्ट पीपल के बारे में, अर्थात आइए बात करते हैं आरंभिक मानव के बारे में। अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है तो आप लोग जल्दी से लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ आप हमें बताएं कि यस सर, आपने जितनी भी बातें समझाई हैं वो सारी बातें हमें समझ में आ चुकी हैं। तो साथियों जैसा कि बात करते हैं, सबसे पहले हमने जाना किसके बारे में, कैसे हमें इतिहास की जानकारी मिल सकती है साथियों। तो इतिहास के जानने के स्रोत में अगर आप देखते हैं तो पांडुलिपियों के बारे में हमने जाना, पांडुलिपियां कैसे बनती हैं इनके बारे में हमने जाना, पांडुलिपियां हमें कहां पर प्राप्त होती हैं, तो पांडुलिपियां हमें कहां पर प्राप्त होती हैं ये हमने जाना, ठीक है, और पांडुलिपियां हमें कहां पर प्राप्त होती हैं ये हमने जाना, और इसमें क्या क्या बातें लिखी गई होती हैं ये हमने जान लिया, और साथ ही साथ हमने अभिलेखों के बारे में जाना। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो हमने किसके बारे में जाना, पुरातत्वविदों के बारे में जाना कि ये लोग कौन हैं और कैसे क्या करते हैं, ये सारी जानकारी हमने इनके बारे में हासिल कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं आरंभिक मानव के बारे में, अर्थात अर्लीस्ट मानव के बारे में हम बात करने, अर्लीस्ट पीपल के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो आदिमानव लोग थे उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, यानी कि हम अपने थोड़ा से पूर्वजों के बारे में बात कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि कहा यह जा रहा है आज से लाखों साल पहले रहने वाले लोगों को इस महाद्वीप में, इस महाद्वीप का मतलब हो जाता है कि भारत की बात करते हैं तो भारत के एक उप महाद्वीप या प्रायद्वीप भी कहा गया है, तो इस महाद्वीप में बात करते हैं तो इन्हें हम शिकारी या संग्राहककर्ता की बात करते हैं या आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं साथियों। तो आज से लाखों साल पहले जो रहने वाले लोग थे हमारे देश में या इस महाद्वीप की बात करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, शिकारी कहते हैं या संग्राहककर्ता की बात करते हैं या आखेटक या खाद्य संग्राहक कहते हैं। आखेटक का मतलब हो जाता है शिकारी कह सकते हैं। दरअसल बात करते हैं कि जो आज से लाखों साल पहले लोग रहा करते थे वे किस तरह के जीवन जिया करते थे, शिकारी जीवन जिया करते थे। और खाद्य संग्राहक उन्हें क्यों कहा गया है, क्योंकि वे लोग क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, मतलब कभी उनका जीवन स्थायी नहीं हुआ करता था बल्कि उनका जीवन अस्थायी हुआ करता था, अर्थात घुमक्कड़ जीवन वे जिया करते थे। तो वे भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे और जहां पर जो चीजें मिलती थी उसको अपने भोजन के लिए रख लेते थे कि भविष्य में उसको हम यूज करेंगे, और इसीलिए इन्हें खाद्य संग्रह, खाद्य मतलब हो जाता है भोजन को इकट्ठा करने वाले लोग, आखेटक का मतलब हो जाता है शिकारी एक तरह से, तो ये शिकारी जीवन जिया करते थे साथियों, ये बातें याद रखेगा, ठीक है। भोजन व्यवस्था करने की विधि के आधार पर ही इन्हें हम इस नाम से पुकारते हैं। देखिए कहा गया भोजन की व्यवस्था करने की विधि के आधार पर ही इन्हें हम इस नाम से जानते हैं। आमतौर पर एक खाने के लिए जंगली जानवरों का भी शिकार किया करते थे। तो ज्यादातर ये लोग क्या करते थे कि खाने की व्यवस्था करने के लिए, भोजन को इकट्ठा करने के लिए ये लोग क्या किया करते थे, जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे। किसकी बात हम कर रहे हैं, आरंभिक मानव की बात करते हैं, अर्थात अर्लीस्ट पीपल की बात करते हैं। मछलियां, चिड़िया वगैरह पकड़ते थे साथियों, फल फूल, दाने, पौधे, अंडे वगैरह इकट्ठा किया करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, मनुष्य के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए
एक क्या किया करते थे, पत्थर के औजारों का इस्तेमाल किया करते थे। किसका इस्तेमाल किया करते थे? पत्थर के औजारों की बात करते हैं, क्योंकि पत्थरों से ही ये लोग क्या करते थे, औजार वगैरह बनाते थे साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, कपड़ों की सिलाई के लिए जानवरों की खाल का इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि उस समय एक तरह से अगर आप देखते हैं तो जिस तरह से कपड़े हम पहन रहे हैं इस तरह के कपड़े वे लोग नहीं पहना करते थे, क्योंकि उन्हें ये सब सारी चीजों के बारे में पता भी नहीं था और कहीं ना कहीं उनका विकास भी नहीं हुआ था। और जिसकी वजह से क्या होता कि वे जानवरों को मारते थे, उनकी खाल वगैरह पहन लेते थे और उसे कपड़े के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। लोग अपने राहत के लिए, जैसे बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए या हवा से बचने के लिए, क्योंकि कई बार आंधी तूफान आते थे, इससे बचने के लिए लोग क्या करते थे, गुफाओं में रहा करते थे। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, अर्लीस्ट पीपुल की बात करते हैं, आरंभिक मानव की बात करते हैं, तो ये लोग अपने बचाव के लिए क्या करते थे, गुफाओं वगैरह में रहा करते थे साथियों। एक गुफाएं अगर आप देखते हैं तो नर्मदा नदी के घाटी के आसपास देखने को मिल जाते हैं। तो याद रखिएगा, ये गुफाएं आपको कहां पर देखने को मिलेंगे साथियों? तो ये गुफाएं नर्मदा नदी की घाटी की बात करते हैं तो इसके आसपास देखने को मिलेंगे साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं कि स्थल किसे कहा गया है? तो स्थल वे स्थान होते हैं जहां पर औजारों, बर्तनों और भवनों की बात करते हैं, जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? स्थल कहा जाता है। तो दरअसल अगर आप देखते हैं तो स्थल किन्हें कहा गया है? ये गुब्बारे हैं भैया, कल 15 अगस्त था और 15 अगस्त में आप जानते हैं कि सजावट हुई थी ऑफलाइन वाली क्लास में, या हाँ सजावट की गई थी गुब्बारों वगैरह के माध्यम से, और जिसकी वजह से अगर आप देखते हैं तो आज गुब्बारे कुछ बच गए हैं और आज वे फूट रहे हैं एक तरह से सफाई के माध्यम से। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो स्थल किन्हें कहा गया है? कि वे स्थान जहां पर औजार मिले, आपको बर्तन वगैरह मिलते हैं, भवनों जैसे वस्तुओं के अवशेष मिल जाते हैं, उस स्थान को क्या कहा गया है? स्थल कहा गया है, अर्थात साइट्स कहा गया है। तो अंग्रेजी में इन्हें क्या कहा जाता है? अंग्रेजी ने इन्हें कहा जाता है साइट्स कहा जाता है साथियों। ये बातें याद रखिएगा साथियों। अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ते चलिए और कमेंट भी करते चलिए कि यस सर, आप जो हमें समझा रहे हैं वो सारी बातें हमें समझ में आ रही हैं। अगर आप लोगों ने पूरी ईमानदारी से मेरी पूरी क्लास को फॉलो कर लिया ना, मैं गारंटी लेता हूं कि इतिहास जैसे विषय से आपके एग्जामिनेशन में आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। मात्र 2 वीडियो मैं शेयर करूंगा, ठीक है? बस आपको क्या करना है, इन दोनों वीडियोस को अच्छे से देखना है। आइए बात करते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में बात करते हैं, अर्थात एक तरह से द पैलियोलिथिक के बारे में बात करते हैं। पूरा पाषाण काल की बात करते हैं तो 20 लाख, किसकी बात कर रहे हैं? 20 लाख की बात करते हैं। तो 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले की बात की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड कितना माना जाता है? तो 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक की बात करते हैं। तो उस काल को क्या माना गया है, या उस समय को क्या माना गया है? पूरा पाषाण काल माना गया है। तो उस समय को क्या माना गया है? पूरा पाषाण काल माना गया है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो पूरा की बात करते हैं जिसे प्राचीन कहा गया है, और दूसरी बात करते हैं पाषाण की बात करते हैं जिसे पत्थर कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, पूरा पाषाण काल की बात करते हैं तो यह 2 एक तरह से शब्दों से मिलकर बना है। एक तो पहली बात करते हैं साथियों, पूरा की बात करते हैं। पूरा का मतलब क्या हो जाता है? प्राचीन हो जाता है, अर्थात पुराने की बात की जाती है। फिर अगर आप देखते हैं तो पाषाण की बात करते हैं तो पाषाण से तात्पर्य हो जाता है साथियों पत्थर की बात करते हैं, यानी कि पुराने काल के जो पत्थर वगैरह हैं उसकी कहानी की बात की गई है साथियों। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं, क्योंकि पुराने समय में क्या होता था कि औजार बनाने के हमारे पास किसी भी तरह से धातुएं वगैरह नहीं हुआ करती थी, क्योंकि इनका विकास हुआ ही नहीं था, हम जानते ही नहीं थे। और विकास तो हो सकता उनका धातु वगैरह रहे होंगे, लेकिन हमें इनके बारे में जानकारी नहीं थी, और जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो हमारे पूर्वज थे वे पत्थरों के औजार वगैरह बनाते थे पुराने समय में साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। तो महोदय, अगर आपसे पूछा जाता है कि पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, आप बताएंगे 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली बात करते हैं साथियों, तो आरंभिक पूरा पाषाण काल की बात की जाती है। तो आरंभिक पूरा पाषाण काल की बात की जाती है। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो मध्य पूरा पाषाण काल की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? तो मध्य पूरा पाषाण काल की बात की जाती है। तो याद रखेंगे कि एक तरह से मध्य पूरा पाषाण काल की बात की जाती है। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो उत्तर पूरा पाषाण काल की बात की जाती है साथियों। ये बातें याद रखिएगा।
तो आप लोगों को ये बातें याद रखनी होगी, क्योंकि कई बार हमारे एग्जामिनेशन में प्रश्न बन जाता है कि महोदय ये बता दीजिए कि पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो अगर आपको पता रहेगा तभी आप बता पाएंगे कि आरंभिक पूरा पाषाण काल की बात करते हैं, फिर मध्य पूरा पाषाण काल की बात करते हैं, और फिर तीसरी बात करते हैं उत्तर पूरा पाषाण काल की बात करते हैं। ठीक है, तो ये 3 भागों में बांटा गया है साथियों, ये बातें याद रखिएगा। और मानव इतिहास की लगभग 99% जो घटनाएं घटी हुई हैं इसी काल के दौरान घटी हुई हैं। ये बातें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन में अगर प्रश्न पूछा गया यहां से, तो निश्चित तौर पर यही प्रश्न बन सकता है। यहां से 2 प्रश्न बन सकता है, एक तो टाइम पीरियड को लेकर बन सकता है कि पूरा पाषाण काल का टाइम क्या माना जाता है, तो आप बताएंगे 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक की कहानी को पूरा पाषाण काल माना गया है साथियों। और अगर आप देखते हैं तो इस समय मानव इतिहास की लगभग कितने % घटनाएं घटी हुई हैं, तो 99% एक तरह से घटनाएं घटी हुई हैं। आइए अब हम बात करते हैं साथियों मध्य पाषाण युग के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव या कह सकते हैं एक तरह से कि एनवायरमेंटल चेंजेस की बात करते हैं, तो जिस समय अगर आप देखते हैं पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं उस समय को क्या कहा गया है, मध्य पाषाण काल कहा गया है, अर्थात मीसियोलिथिक कहा गया है साथियों। ये बातें याद रखिएगा। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है कि महोदय ये बता दीजिए किस समय पर्यावरणीय बदलाव देखने को ज्यादा मिलते हैं, तो आप बताएंगे मध्य पाषाण काल में। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव इतिहास के 99% से भी प्लस घटनाएं ज्यादातर देखने को मिलती हैं मानव इतिहास के, तो आप बताएंगे पूरा पाषाण काल के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? आप बताएंगे पूरा पाषाण काल के बारे में बताएंगे। साथियों, इस समय अगर आप देखते हैं तो इस समय का जो टाइम पीरियड माना गया है वो 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक की बात करते हैं। कितने साल की बात करते हैं? तो 12,000 साल पहले से लेकर अगर आप देखते हैं तो 10,000 साल पहले तक की कहानी को क्या माना गया है? मध्य पाषाण काल माना गया है। इस समय जो पर्यावरणीय बदलाव आप देख रहे हैं, इस समय जो पत्थर के औजार होते हैं वे सामान्यतः छोटे छोटे हो जाते हैं। नहीं, चलिए अब बात करते हैं इस काल के पत्थर के औजार सामान्यतः छोटे हुआ करते थे। तो याद रखिएगा साथियों, इस समय जो पत्थर के औजार हुआ करते थे लगभग अगर आप देखते हैं तो छोटे हो जाते हैं। ठीक है, उस समय अगर आप देखते हैं तो पत्थरों के जो औजार हुआ करते थे काफी बड़े हुआ करते थे, और इस समय क्या होता है कि पत्थरों के जो औजार होते हैं वे छोटे होने लगते हैं, और जिसके वजह से इस समय को क्या कहा गया है? माइक्रोलिथ्स कहा गया है साथियों। ये बातें याद रखिएगा। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बन जाता है कि माइक्रोलिथ से तात्पर्य क्या हो जाता है, तो आप बताएंगे जिस काल में या जिस समय क्या होता है पत्थरों के जो औजार होते हैं वे छोटे छोटे होने लगते हैं, उस काल को क्या कहा गया? माइक्रोलिथिक्स कहा गया साथियों। यानी कि छोटे पत्थर, अक्सर इन औजारों में हंसिया, आरी जैसे उपकरण या हड्डियों या लकड़ी के हत्थे के साथ पाए जाते थे औजार साथियों। साथ ही पूरा पाषाण युग के औजार भी इसी काल में भी बनाए गए थे। तो इस काल में भी पूरा पाषाण युग के औजार देखने को मिले हैं साथियों। ये बातें भी अगर आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो मैंने आपको बताया पूरा पाषाण काल के बारे में, फिर मैंने आपको समझा दिया साथियों मध्य पाषाण काल के बारे में। अब आइए हम बात करते हैं नव पाषाण काल के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? नियोलिथिक की बात करते हैं, अर्थात नव पाषाण युग के बारे में। आइए हम जाके जानकारी हासिल कर लेते हैं साथियों। 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। जी बताइए। चलिए आइए अब बात करते हैं साथियों। दरअसल ऑफलाइन क्लास के कुछ स्टूडेंट आ गए थे तो उनसे बातचीत करना पड़ा। चलिए आइए अब प्रारंभ करते हैं।
नवपाषाण काल के बारे में बात करते हैं अर्थात नियोलिथिक की बात करते हैं। तो अगला युग जो आता है आज से लगभग 10,000 साल पहले ये शुरू होता है। तो इस युग को क्या कहा गया है? नवपाषाण युग कहा गया है। क्या कहा गया साथियों? नवपाषाण युग कहा गया है। इस समय क्या होता है कि पालतू बनाए जाने वाला पहला जंगली जो जानवर था साथियों, वो कुत्ते की बात करते हैं। तो इस समय क्या होता है कि पहली बार अगर किसी जानवर को पाला जाता है तो वो एक तरह से जंगली कुत्ते को पाला जाता है। तो याद रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में अगर प्रश्न बने कि मानव के द्वारा पाला गया पहला पालतू पशु कौन था, तो आप बताएंगे कुत्ते को बताएंगे। अगर एक तरह से ऑप्शन में जंगली कुत्ता लिखकर आता है तो आप जंगली कुत्ता भी बता सकते हैं, नहीं तो आप कुत्ते को आप ध्यान रखेंगे साथियों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। धीरे धीरे लोगों ने भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को भी अपने घरों के करीब आने देने लगे और प्रोत्साहित होना शुरू हो गए। और साथ ही साथ अगर आप देखते हैं तो देखिए, पहले क्या था कि ये जो आदि मानव लोग जो थे, जो हमारे पूर्वज थे, वे किसी भी जानवरों को अपने आसपास नहीं भटकने देते थे। अगर कोई जानवर आता था तो उसे मारकर भगा देते थे। उन्हें लगता था कहीं हमें नुकसान न पहुंचा दे, और जिसके कारण क्या होता था कि ये मारकर भगा देते थे या मार देते थे। लेकिन बाद में जब क्या होता है, इन्होंने एक तरह से कुत्ते को पालना शुरू किया। तो जब कुत्ता जैसे जानवर को इन्होंने पाला तो इन्हें अच्छा लगा, और वो जो कुत्ते थे उनके वफादार बने और वे उनकी सुरक्षा प्रदान करने लगे। कोई भी जानवर आता है तो कुत्ता भौंकने लगे और बहुत सारे जानवर फिर भागने लगे। तो इससे इनको पता चला कि भाई एक तरह से अगर आप देखते हैं तो कुत्ता हमारे लिए उपयोगी है। फिर बहुत सारे जानवर जैसे भेड़, बकरी, ये सब आने लगे। तो ये किसी भी तरह के नुकसान नहीं पहुंचाते थे, तो इनको भी लगा कि भाई इनको हम पाल सकते हैं और साथ ही साथ इनसे बहुत सारी चीजें हमें मिल सकती हैं। ठीक है, तो हमें एक तरह से अगर आप देखते हैं तो कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी शिकार करने का। अगर हम इनको पालते हैं तो इनसे हमें दूध मिल सकता है, इनके बच्चे हमें मिल सकते हैं, तो उससे हम मांस वगैरह ले सकते हैं, उनको मारकर मांस वगैरह खा सकते हैं साथियों। तो कहीं ना कहीं एक तरह से इनको ये पता चल जाता है कि जो कुछ जानवर हैं ये हमारे लिए अनुपयोगी नहीं है या हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और जिसकी वजह से क्या होता है कि कुत्ते के बाद अन्य पशुओं को भी पालतू पशु के रूप में ये बनाना शुरू कर देते हैं, यानी कि पालतू बनाने लगते हैं साथियों। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक तुर्की में चटाल यूके है। तो तुर्की की बात करते हैं तो तुर्की में याद रखिएगा चटाल यूके है साथियों। और बहुत सी वस्तुएं दूर दूर से यहाँ लाई जाती थी, उनका उपयोग किया जाता था साथियों। जैसा कि बात करते हैं सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर। तो आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो चकमक पत्थर है ये कहां से लाया गया है, तो याद रखेंगे सीरिया से। और लाल सागर से क्या लाया जाता था साथियों? कौड़ियों की बात करते हैं। और भूमध्य सागर से गोले वगैरह का इस्तेमाल किया करते थे या लाते थे साथियों, ये बातें भी याद रखिएगा। अच्छा, इसी काल में क्या होता है कि मानव के द्वारा कृषि करना भी शुरू कर दिया जाता है। तो मानव कृषि करना भी शुरू कर देता है, और इसी समय क्या होता है कि मानव अस्थायी जीवन जीना भी शुरू कर देता है। यानी कि कह सकते हैं कि अब ये परमानेंट कहीं पर बसना शुरू कर देते हैं। मानव के द्वारा बस्तियां भी बसाई जाने लगती हैं साथियों। तो इस समय अगर आप देखते हैं तो बहुत सारा बदलाव होता है। तो मानव का विकास काफी हद तक हो जाता है नवपाषाण काल में साथियों। ये बातें याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर वो बातें लिखी भी गई है नवपाषाण काल के। तो खेती करना, पशुपालन करना, ये सब एक तरह से मानव जान जाते हैं। लोगों के द्वारा पौधा उगाया जाना, जानवरों की देखभाल को बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया। तो जब लोगों के द्वारा एक तरह से पौधा उगाया जाने लगा, ठीक है, और साथ ही साथ जानवरों को पालने लगे ये लोग, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा गया? बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया साथियों। अब हम बात करते हैं बुर्ज-होम की विशेषता बात कर लेते हैं। बुर्ज-होम हमें वर्तमान में कहाँ मिलेगा? तो वर्तमान में बुर्ज-होम हमें मिलेगा कश्मीर की बात करते हैं। तो कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर में हमें बुर्ज-होम वर्तमान में मिलेगा साथियों। और अगर आप देखते हैं तो बुर्ज-होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। तो बुर्ज-होम की बात करते हैं तो बुर्ज-होम के जो लोग थे, वहां पर रहने वाले लोग जो थे एक तरह से धरती को, मतलब कह सकते हैं पृथ्वी को खोदते थे, अर्थात गड्ढा करते थे और वहां पे वे लोग रहा करते थे। और उसे क्या कहा गया है? गर्तावास कहा गया। क्या कहा गया है? गर्तावास कहा गया। तो ध्यान रखिएगा, जब लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने लगे तो उसे क्या कहा गया? गर्तावास कहा गया। और इस तरह के जो साक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे वो बुर्ज-होम में मिलेंगे। और बुर्ज-होम आपको कहां पर मिलेगा साथियों? तो कश्मीर में मिलेगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां हुआ करते थे। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो उतरने के लिए सीढ़ियां हुआ करते थे, और इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिला करते थे। तो इससे क्या होता था कि ठंड के मौसम में वे अपने आप को सुरक्षित भी कर पाते थे साथियों। इस बात को भी गौर करिएगा।
फ्रांस की बात करते हैं यहाँ पर। अब अगली विशेषता है कि फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी में प्रयोग होने वाले रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। तो याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि फ्रांस की गुफा में चित्रकारी की गई मिली हुई है, मतलब वहां पर उन गुफाओं में चित्र बनाए गए हुए दिखे हैं, और वो जिस चित्र हुआ करते थे एक तरह से रंग से किए गए हैं, और वो जो रंग हुआ करता था कैसे बनता था, तो लौह अयस्क की बात करते हैं और चारकोल की बात करते हैं। ऐसे खनिज पदार्थों से कलर यानी कि रंगों को तैयार करते थे और चित्र बनाते थे और चित्रों को एक तरह से भी कलर कर देते थे। ये बातें भी याद रखेंगे साथियों, भूलेंगे नहीं। तो बुर्ज होम की विशेषता मैंने आपको बता दिया और फ्रांस की विशेषता मैंने आपको बता दिया। अगर आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बने तो आप लोग इसे बता दीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो साथियों जैसा कि बात करते हैं तो इतिहास की जो एक तरह से अगर आप देखते हैं तो बेसिक जानकारी हमने हासिल कर लिया। आइए अब हम बात करते हैं हड़प्पा नामक स्थल के बारे में या हड़प्पा नगर के बारे में बात करते हैं, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया है। तो हड़प्पा की बात करते हैं जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है साथियों। पहले तो वैसे अगर आप देखते हैं तो इसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता ही कहा गया, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे एक तरह से बहुत सारे नगर मिले या बहुत सारे स्थल मिले, और जिसके वजह से एक तरह सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता को ही आगे चलकर हड़प्पा कहा गया, हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि हड़प्पा नामक स्थल की खोज सबसे पहले की गई थी 1921 की बात करते हैं। तो 1921 में क्या हुआ था, हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई थी या किया गया था, और इसकी खोज किसने किया था साथियों? सबसे पहले तो दयाराम साहनी की बात करते हैं। तो किन्होंने किया था साथियों? तो दयाराम साहनी की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? तो दयाराम साहनी ने क्या किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खोज किया था, सबसे पहले किया था 1921 में किया था। और अगर आप देखते हैं तो जिसकी वजह सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है, ये बातें याद रखेंगे। और अगर आप देखते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के बाद एक और हड़प्पा नामक स्थल के बाद एक और स्थल की खोज की गई थी 1921 के बाद। देखिए इसे कब खोजा गया था? तो 1921 में खोजा गया था। और 1922 में एक और स्थल की खोज की गई थी या किया गया था, वो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं आपको लगे हाथ बता देता हूं उसके बारे में भी। देखिए 1922 की बात करते हैं तो 1922 में क्या हुआ था? मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज किया गया था। किसकी बात करते हैं? तो मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। तो मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज किया गया था साथियों। और मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज किया था राखल दास बनर्जी ने किया था। किसने? राखल दास बनर्जी की बात करते हैं। तो राखल दास बनर्जी ने क्या किया था? मोहनजोदड़ो नामक स्थल की भी खोज किया था। ये बातें भी याद रखेंगे। और यहाँ पर एक और बात याद रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का एक नाम हड़प्पा सभ्यता भी है, और इसका एक और नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा गया है। क्या कहा गया है? सिंधु सरस्वती की बात करते हैं। तो सिंधु सरस्वती की बात करते हैं, सिंधु सरस्वती की बात करते हैं, सरस्वती सभ्यता की बात करते हैं। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी इसे जाना गया है, क्योंकि सिंधु घाटी के स्थल कुछ सिंधु नदी के किनारे और कुछ थोड़ा बहुत अवशेष अगर आप देखते हैं तो सरस्वती नदी के किनारे भी मिला हुआ है, जिसके वजह से अगर आप देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 से 3 नाम है। एक तो पहला नाम है सिंधु घाटी सभ्यता ही इसे कहा गया है, और दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, और तीसरा नाम है इसके सिंधु सरस्वती की बात करते हैं, तो इसे सिंधु सरस्वती भी कहा गया साथियों। ये बातें याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं साथियों, जैसा कि बात करते हैं। आइए अब हम अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं। कहां पर पहुंचते हैं? अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं। तो जैसा कि बात करते हैं साथियों, आइए अब हम समझने का प्रयास करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के शहर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में देखने को मिल जाता है। कहने का मतलब ये है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र हैं वहां तक देखने को मिल जाते हैं। जैसे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत है, और वहां के सिंध प्रांतों की बात करते हैं। और भारत की बात करते हैं तो भारत के राज्य राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब के प्रांतों में आपको मिल सकता है। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर की बात करते हैं तो यहाँ तक हड़प्पा नामक स्थल की जानकारी मिल सकती है। सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर मिल सकते हैं। और इन स्थलों में से प्रत्येक में से अगर आप देखते हैं तो प्रत्येक में पुरातत्वविदों को अनूठी वस्तुएं मिली हैं, यानी कि जो पुरातत्वविद हैं उन्हें बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं। काली आकृतियों के साथ लाल मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं, पत्थर के बाट मिले हैं, मोहरे मिले हैं, मनके बनाने के कारखाने,
और तांबे के औजार मिले हैं और लंबे पत्थर के ब्लेड मिले हुए हैं। ठीक है, तो इतनी इस तरह की बहुत सारी चीजें हमारे पुरातत्वविदों को मिली हुई हैं। तभी तो हमें पता चल पाया कि एक सभ्यता भी एक तरह से हमसे पहले रह बस कर जा चुकी है, या हमसे पहले बहुत साल पहले एक तरह से लोग जीकर जा चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके ऊंचे हिस्से को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग या नीचे हिस्से को नगर निगम सॉरी हिस्से को निकला नगर कहा गया है। इसे दो भागों में बांटा गया। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि इसमें कम अच्छे से लिखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को बताया गया है कि यह दो भागों में बटा हुआ था। ठीक है, या बटी हुई थी सभ्यता। एक तो पहली बात करते हैं पश्चिमी दुर्ग की बात करते हैं, और दूसरी बात करते हैं साथियों पूर्वी दुर्ग की बात करते हैं, अर्थात पूर्वी टीले में बटी हुई थी साथियों। तो याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो यह दो एक तरह से टीलों में बटी हुई थी या दो दुर्गों में बटे हुए थे। एक तो पश्चिमी की बात करते हैं और एक तो पश्चिमी की बात करते हैं, दूसरा पूर्वी एक तरह से दुर्ग की बात करते हैं या टीलों की बात करते हैं। पश्चिमी नगर की बात करते हैं तो पश्चिमी नगर या दुर्ग की बात करते हैं तो वहां पर पुरोहित या उच्च वर्गीय के लोग रहा करते थे। और पूर्वी में अगर आप देखते हैं तो जो शिल्पकार कामगार एक तरह से निम्न वर्ग के लोग रहा करते थे साथियों। इस बातों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। अब एक एक स्थल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो में से एक विशेष तालाब का निर्माण पाया गया है या निर्माण किया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने क्या कहा है, महान स्नानागार कहा गया। तो ध्यान रखेंगे मोहनजोदड़ो की बात करते हैं जिसे मृतकों का टीला या भूतों का टीला भी कहा गया है, क्योंकि मोहनजोदड़ो से बहुत ज्यादा मानव के कंकाल मिले हुए हैं। तो अर्थात अगर आप देखते हैं तो जिसकी वजह से मोहनजोदड़ो को क्या कहा गया, मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला कहा गया है। अच्छा, बहुत सारे छात्र सोच रहे होंगे सर एक कब खत्म होगा। नहीं भाई, एक खत्म इतनी जल्दी नहीं होने वाला है। अभी तो 40 से 45 मिनट हुआ है, अभी तो शुरुआत ही हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये लंबी क्लास जाएगी। ये मत सोचिए छोटी क्लास, ऐसे इतिहास 2 मिनट की काम नहीं है, 2 मिनट की वीडियो वाली नहीं है साथियों कि 2 मिनट में सारा कुछ हो जाएगा। ऐसे थोड़ी ना गारंटी लेता हूँ कि हाँ मेरे ही नोट्स से आपको देखने मिलेंगे। अब नोट्स हैं तो बनी है तो अच्छे से बनी है, तो फिर सारी चीजों को तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो मोहनजोदड़ो में एक विशेष तालाब का निर्माण किया गया है, जिसे पुरातत्वविदों ने क्या कहा है, महान स्नानागार कहा गया है। मोहनजोदड़ो से ही अगर आप देखते हैं तो मानव के बहुत ज्यादा कंकाल मिले हुए हैं, और जिसकी वजह से इसे मृतकों का टीला या भूतों का टीला भी कहा गया है। कालीबंगा की बात करते हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य शहरों में अग्नि कुंड पाए गए हैं। साथियों ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो झारखंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया है। बाकी अगर आप अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें भी आप देखेंगे तो हो सकता है ये मिल जाए। तो जैसा कि बात करते हैं कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य शहरों में एक तरह से अगर आप देखते हैं तो अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हुए हैं। अग्नि कुंड का मतलब हो जाता है हवन कुंड की बात करते हैं। जिस तरह से आप आज हम लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ वगैरह जब करते हैं तो हवन करते हैं, उसी तरह से अगर आप देखते हैं तो पहले के लोग भी हवन वगैरह करते थे, तो उसे अग्नि कुंड कहा गया। शायद यहाँ पर बलि दी जाती रही होगी साथियों। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ शहरों में बड़े अन्न भंडार भी मिले हुए हैं, यानी कि अन्न रखने के, अनाज रखने के भंडार भी पाए गए हैं। कहाँ की बात की जा रही है, हड़प्पा नामक स्थल, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ शहरों की बात करते हैं। लोथल की बात करते हैं तो लोथल आपको मिलेगा साथियों गुजरात में मिलेगा वर्तमान में, और लोथल एक तरह से अगर आप देखते हैं तो एक बंदरगाह भी हुआ करता था। मेहरगढ़ की बात करते हैं तो मेहरगढ़ में आज से 7000 साल पहले कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जा सकता है कि महोदय ये बता दीजिए सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य कहां से मिले हुए हैं। आप बताएंगे मेहरगढ़ से इसके साक्ष्य मिलते हैं आज से 7000 साल पहले। शहरों की शुरुआत की बात करते हैं तो 4700 पहले हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो यह भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, अर्थात पहली शहरी सभ्यता थी, और इसी की वजह से यहाँ पर क्या कहा गया है कि शहरों की शुरुआत अगर आप देखते हैं तो आज से 4700 साल पहले हो गई थी। यानी कि कह सकते हैं जिस तरह से आज आप शहर देख रहे हैं, इसी तरह से अगर आप देखते हैं तो शहरों या नगरों की बात करते हैं आज से 4700 साल पहले इसकी शुरुआत हो चुकी थी साथियों। हड़प्पा कालीन नगरों के अंत की शुरुआत 3900 साल पहले हुई थी। लगभग 2500 साल पहले अन्य शहरों का भी विकास हुआ था साथियों। इस बात को भी ध्यान रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, भूलिएगा नहीं। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कच्चे माल की खोज के बारे में बात करते हैं। हड़प्पा के लोग तांबों का आयात संभवतः आज के राजस्थान से किया करते थे। तो हड़प्पा के लोग क्या करते थे,
एक तरह से तांबे का आयात करते थे, यानी कि मंगवाते थे, वो भी राजस्थान से मंगवाते थे। एक और बातें मैं आपको बता देता हूं कि मानव के द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी साथियों, तांबा की बात करते हैं। तो कई बार हमारे एग्जामिनेशन में प्रश्न बन जाता है कि मानव के द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु, तो आप बताएंगे मानव के द्वारा खोजी या प्रयोग में लाई गई सबसे पहली धातु थी साथियों तांबा की बात करते हैं। तो मानव तांबा का यूज करने लगा जब उसे तांबा जैसे धातु की जानकारी मिल जाती है। उसके पहले वो एक तरह से अगर आप देखते हैं तो पत्थरों के औजार वगैरह बनाता ही था मानव। तो मानव जब तांबा और पत्थर दोनों का इस्तेमाल कर रहा था तो उस घटना को क्या कहा गया, ताम्र पाषाण काल कहा गया साथियों। फिर आगे चलकर क्या होता है कि मानव को तांबा के साथ एक नई धातु मिल जाती है, तो तांबा को मिलाकर तांबा मिल जाती है, तो तांबा के बाद नई धातु कौन सी मिलती है, टिन मिल जाती है। तो मानव क्या करता है, तांबा को गलाता है और टिन को गलाता है, दोनों को मिक्स कर देता है और मिश्रण करने के बाद क्या होता है, एक नई धातु खोज लेता है अपने शैतानी दिमाग से, कह सकते हैं, ठीक है, अपने शैतानी दिमाग से एक नई धातु की खोज कर लेता है साथियों, और वो धातु होती है साथियों कांसा की बात करते हैं। तो मानव के द्वारा सबसे पहली धातु खोज की गई थी तांबा, और तांबा के बाद टिन ये लोगों ने खोज लिया या एक तरह से जानकारी हासिल कर लिया, और तांबा के बाद टिन कांसा बना लिया। और जब कांसा का यूज करना शुरू कर दिया तब उस समय को क्या कहा गया, कांस युगीन सभ्यता भी कहा गया साथियों, ये बातें याद रखेंगे। यहां तक कि पश्चिम एशियाई देश से ओमान से भी तांबे का आयात ये लोग किया करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं कांसे के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाले धातु टिन का भी आयात करते थे, ईरान और अफगानिस्तान की बात करते हैं। तो एक तरह से तांबा के साथ टिन मिलाना शुरू कर दिए। अब टिन को ये कहां से मंगवाते थे साथियों, तो ईरान और अगर आप देखते हैं तो अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से मंगाते थे। और सोने का भी ये आयात किया करते थे, और सोने का आयात कहां से करते थे, कर्नाटक की बात करते हैं। और कुछ बहुमूल्य पत्थरों की बात करते हैं, उसका आयात करते थे गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। ये बातें भी याद रखेंगे और भूलेंगे नहीं साथियों, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो मैंने आपको बताया तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से किया करते थे, और यहां तक कि पश्चिम एशियाई देशों में से अगर आप देखते हैं तो ओमान से भी तांबे का आयात किया करते थे। तो दो याद रखिएगा, दो स्थान, एक राजस्थान और एक है ओमान की बात करते हैं, ओमान एक देश है। तो कांसा की बात करते हैं तो कांसा के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाले धातु टिन की बात करते हैं। तो टिन को कहां से मंगवाते थे, ईरान और अफगानिस्तान से ये लोग मंगवाते थे साथियों। और सोने की बात करते हैं तो सोने का आयात कहां से किया करते थे, तो कर्नाटक से किया करते थे। और कुछ बहुमूल्य पत्थर हुआ करते थे तो उनको कहां से एक तरह से मंगवाते थे, तो गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान वगैरह से ये लोग मंगवाते थे साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब हम बात करते हैं कि कैसे हड़प्पा नामक सभ्यता या सिंधु घाटी नामक सभ्यता जो थी कैसे इसका अंत हो गया साथियों। सबसे पहली बात करते हैं तो कई बार लोगों का मानना यह है कि कुछ विद्वानों का मानना यह है कि नदियां सूख गई थी, और जिसके कारण क्या हुआ था कि पानी वगैरह नहीं मिल पा रहा था, और जिसकी वजह से क्या हुआ था, लोग एक तरह से वहां पर कह सकते हैं अकाल, सूखा पड़ गया था। सूखा मतलब अकाल पड़ गया होगा, और जिसके कारण पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट हो गई होगी। कुछ एक तरह से विद्वानों या एक तरह से इतिहासकारों का मानना यह है कि जब अकाल पड़ गया होगा तो जंगल वगैरह नष्ट हो गए होंगे, खाने पीने की सारी वस्तुएं नष्ट हो गई होंगी, जिसकी वजह से इस सभ्यता का कहीं ना कहीं अंत हो गया होगा। और अगर आप देखते हैं तो इसका कारण ये भी हो सकता है, ईंटों को पकाने के लिए ईंधन की आवश्यकता हुआ करती थी, और जिसकी वजह से ये लोग जंगलों को काटा करते थे, और इसकी वजह से भी हो सकता है। फिर इसके अलावा मवेशियों के बड़े झुंड के मवेशियों की बात करते हैं तो मवेशियों के बड़े झुंड ने चारागाहों या घास के मैदानों को नष्ट कर दिया होगा। लोगों का मानना यह है कि जो पशु वगैरह हुआ करते थे वे उनको चराने के लिए लोग ले जाते थे, तो जितना भी एक तरह से मैदान या जितना भी कह सकते हैं चीजें वगैरह खाने पीने के जहां पर चीजें उगती रही होंगी उसको पूरा नष्ट कर दिया होंगे लोगों ने, और इसके वजह से भी कहीं ना कहीं एक तरह से इस सभ्यता का विनाश हो गया होगा। कहीं पर बताया जाता है कि हो सकता है कि एक तरह से अगर आप देखते हैं तो कुछ इलाकों में पानी भर गया होगा, अर्थात बाढ़ की बात कर सकते हैं, तो इसके कारण भी इस सभ्यता नष्ट हो गई होंगी। और लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं है सभी नगरों का कैसे अंत हुआ, क्योंकि बाढ़ और नदियां सूखने का
असर ही कुछ इलाकों में देखने को मिला हुआ है, लेकिन हम पूरी तरीके से ये नहीं बता सकते हैं कि क्या वाकई में कारण रहे होंगे कि एक तरह से इस सभ्यता के अंत के। कुछ लोगों ने बताया कि भैया आर्यों का एक तरह से आगमन हुआ था और जिसके वजह से आर्य जो लोग थे वे लोगों ने इनको एक तरह से बंदी बना लिया, या कह सकते हैं इनको खत्म कर दिए, नष्ट कर दिए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक तरह से इस सभ्यता का अंत हो गया। तो आपको 3 से 4 बातें याद रखना है, बाढ़, सूखा, अकाल, ठीक है, आर्यों का आगमन, जिसके कारण क्या हुआ, इस सभ्यता का अंत हुआ होगा। बाकी एज पर सिचुएशन या एज पर आप देखेंगे ऑप्शन, उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। मैंने आपको कुछ कारण बता दिए हैं, बाकी थोड़ा अनुमान लगाकर आप प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि फ्रेयंस किसे कहा गया है, आइए जान लेते हैं। पत्थर, शंख प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे। पत्थरों की बात करते हैं, शंखों की बात करते हैं, जो आज एक तरह से बजाते हैं जब पूजा पाठ हमारे देश में होता है तो साथियों, ठीक है, तो एक तरह से। लेकिन फ्रियान कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। गोंद के साथ रेत या क्वार्टज पत्थर के पाउडर मिलाया जाता था और इससे बनाकर इसे तैयार किया जाता था। फ्रेयंस की बात करते हैं। इसके बाद उन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई गई है। इन चिकनी परत का रंग आमतौर पर नीला या हल्का समुद्री हुआ करता था साथियों, ये बातें याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो फ्रेयंस की बात करते हैं तो गोंद के साथ रेत या क्वार्टज पत्थर के पाउडर को मिलाकर इसे तैयार किया जाता था और भी कृत्रिम रूप से इसे तैयार किया जाता था, ठीक है, भूलिएगा नहीं। और इसका जो कलर हुआ करता था नीला या हल्का समुद्री रंग का इसका कलर हुआ करता था। आइए अब हम बात करते हैं। देखिए, अगर आप देखते हैं तो हमारे पास कुल मिलाकर 4 वेद हैं। हमारे पास कुल मिलाकर कितने वेद हैं, तो अगर आप देखते हैं तो हमारे पास कुल मिलाकर 4 वेद हैं। सबसे पहली बात करते हैं मेरे प्रिय साथियों, तो सबसे पहला वेद कौन सा आता है, ऋग्वेद की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं साथियों, तो ऋग्वेद की बात करते हैं। अब ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं तो यहाँ भारत का सबसे प्राचीनतम वेद है। इसकी बात करते हैं तो ये 3900 साल पहले लिखा गया वेद है, ठीक है, ये बातें याद रखेगा। इस वेद की विशेषता ये है कि यहाँ से हमने गायत्री मंत्र को लिया था। क्या लिया था, गायत्री मंत्र की बात करते हैं तो जो आज हमारा गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवस्सुः की बात करते हैं, ठीक है, तो इसी से हमने लिया हुआ है, ऋग्वेद से ही। तो ऋग्वेद के बारे में एक तो ये बात याद रखेगा बेसिक, और बाकी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अगर आप देखते हैं तो 1028 सूक्त हैं साथियों। कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त की बात करते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो 10 मंडल हैं साथियों। और अगर आप देखते हैं तो 10,600 की बात करते हैं तो 10,600 मंत्र हैं, ठीक है, या प्लस कह सकते हैं। अगर आपको ऊपर नीचे मिलता है तो मैं प्लस लगा दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इतने मंत्र वगैरह, इतनी सारी चीजें यहाँ पर मिल सकती हैं ऋग्वेद से। ऋग्वेद की बात करते हैं तो यह जो वेद लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया है, तो साथियों संस्कृत भाषा में लिखा गया। तो याद रखेंगे, ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया। अब हम बात करते हैं, दूसरा वेद आ जाता है हमारा यजुर्वेद की बात करते हैं। तो यजुर्वेद के बारे में बात करते हैं तो जो यजुर्वेद है साथियों, इसकी विशेषता क्या है, तो यजुर्वेद की बात करते हैं तो इसकी विशेषता ये है कि यह एक कर्मकांडीय वेद है। कौन सा वेद है, कर्मकांडीय वेद है साथियों। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो पूजा या विधि विधानों के बारे में जानकारी लिखी गई है, इसमें यजुर्वेद में बात करते हैं, ठीक है। तो ये बातें याद रखिएगा यजुर्वेद में। अब दूसरी बात करते हैं साथियों, या सॉरी तीसरे वेद की बात करते हैं। तो तीसरा वेद हमारा है सामवेद की बात करते हैं। सामवेद को क्या कहा गया है, भारतीय संगीत का जनक कहा गया। क्या कहा गया है, भारतीय संगीत का जनक कहा गया है, ये बातें याद रखिएगा। भारतीय संगीत का जनक क्यों कहा गया है, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो जो हमारे सारे गामा, जो हमारे अगर आप देखते हैं तो सप्त स्वर हैं, सारे गामा पाधा सा पानी की बात करते हैं, तो ये जो हमारे हैं साथियों सप्त स्वर, उसको हमने कहां से लिया हुआ है, सामवेद से लिया हुआ है, क्योंकि सामवेद में ही सप्त स्वरों की चर्चा की गई है। तो सप्त स्वरों की बात करते हैं, ठीक है, तो ये बातें याद रखेंगे। सप्त स्वरों के बारे में जो लिखी गई बातें हैं वो है सामवेद की बात करते हैं। फिर है चौथा वेद है अथर्ववेद की बात करते हैं, जो कि अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने अथर्वा ऋषि पहले लिख दिया, एक मिनट। चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अर्थवेद, अथर्ववेद की बात करते हैं। तो अथर्ववेद की बात करते हैं साथियों, तो अथर्ववेद के बारे में अगर आप देखते हैं तो अथर्ववेद जो है एक तरह से अगर आप देखते हैं तो अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा हुआ है। तो किसके नाम पर पड़ा हुआ है, अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा हुआ है। और अगर आप देखते हैं तो इस वेद में जादू टोना वगैरह के बारे में बातचीत की गई है। तो जो अंधविश्वासों के बारे में बात करते हैं, तो अंधविश्वासों के बारे में जो जानकारी दी गई है
वो दी गई है, अगर आप देखते हैं तो वो दी गई है अथर्ववेद में। ठीक है, तो हमारे पास कुल मिलाकर 4 वेद हैं। इन चारों वेदों में अगर आप देखते हैं तो हर वेद की एक अपनी विशेषता है। इन चारों वेद की विशेषताओं के बारे में आपको याद रखना होगा साथियों, भूलना नहीं होगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न अगर बने तो आप फिर बिना हेजिटेशन के बता सकें। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं कि हमारे नोट्स में क्या बातें लिखी गई हैं ऋग्वेद को लेकर। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं ऋग्वेद के बारे में। यहाँ पर ऋग्वेद ही लिखा गया है, इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि ना दिखाई दे। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है जिसकी रचना 3500 साल पहले हुई थी, और ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। उन प्रार्थनाओं को क्या कहा गया? सूक्त कहा गया है। तो याद रखेंगे, ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, उन प्रार्थनाओं का क्या कहा गया है? सूक्त कहा गया है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, सूक्त का अर्थ हो जाता है अच्छा बोलने वाला। ऋग्वेद की भाषा को प्राकृत भाषा या संस्कृत या एक तरह से वैदिक संस्कृत कहा गया है साथियों। ऋग्वेद का पाठ किया जाता था और सुना जाता था और पढ़ा नहीं जाता था। तो ऋग्वेद की बात करते हैं तो इसका पाठ किया जाता था, इसे सुना जाता था, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जाता था। इसकी रचना कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया था और यह मुश्किल से 200 साल पहले छपा था साथियों। ये बातें भी याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं महापाषाण युग के बारे में या महापाषाण काल के बारे में। महापाषाण काल का मतलब हो जाता है जब बड़े बड़े पत्थरों का यूज किया जाने लगता है साथियों, तो उस समय को क्या कहा गया? महापाषाण कहा गया या महापाषाण काल कहा गया साथियों। आइए जान लेते हैं। ये देखिए, शिलाखंड या महापाषाण के नाम से इसे जाना जाता है। महा का मतलब हो जाता है बड़ा और पाषाण का मतलब हो जाता है पत्थर। जब बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? महापाषाण कहा जाता है। ये पत्थर दफन की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे, करीब से लगाए जाते थे, ऐसे कह सकते हैं। देखिए, जब लोग मर जाते थे तो उनके कब्र को कहीं पर बनाते थे, और जब कब्र को बनाते थे तो उसके चारों तरफ क्या होता था? बड़े बड़े पत्थर रख देते थे, ताकि ये पता चल सके साथियों कि एक तरह से यहाँ पर किसकी कब्र बनी हुई है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं प्रतीक के रूप में इसका इस्तेमाल किया करते थे। तो कई बार ये पूछा जाता है कि महोदय ये बता दीजिए कि बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किस लिए किया करते थे? तो प्रतीक के लिए इस्तेमाल किया करते थे। ये बातें याद रखेंगे। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी, और यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में और कश्मीर में ज्यादा एक तरह से देखने को मिली है। तो याद रखिएगा, यह जो प्रथा ज्यादातर देखने को मिली है, दक्कन की बात करते हैं, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे साथियों। ये बातें याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, जनपदों के बारे में बात कर लेते हैं कि जनपद किसे कहा गया है। बहुत बार पूछा गया है जनपद को लेकर। ठीक है, ये शब्दावलियां, कोई भी अगर शब्दावलियां आपको दिखे तो उन शब्दावलियों को आप लोग याद रखेगा। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं। आप लोग क्या किया करें, अपने पास कुछ ना कुछ खाने पीने का चीजें जरूर रखा करें। ठीक है, आप लोग अपने पास खाने पीने की वस्तुएं जरूर रखा करें कुछ ना कुछ, ताकि जब आप पढ़ें तो कुछ खाते पीते रहा करें और आपका मन भी लगा रहा है। और नोट डाउन भी कुछ ना कुछ कर लिया करें, ताकि आप जब लिखते रहेंगे तो आपको याद होता रहेगा। नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ही। अच्छा, एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत शानदार हो जाए तो आप मेरी बातों को मान लीजिए। 2-3 बातें मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं आपके इतिहास को कवर कर देता हूं, तो इतिहास को आप क्या करिएगा, 2 बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। एक बार नॉर्मल स्पीड में, दूसरा थोड़ा सा हाई स्पीड में आप क्या करिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा। फिर तीसरी बार आप क्या करिएगा, जल्दी से पीडीएफ को स्क्रॉल कर लीजिएगा 1-2 दिन में। तो मुश्किल से मान के चलिए 4 या 5 दिन में आपका इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ भी अलग से कुछ नहीं करना है, बस प्रैक्टिस सेट उठाना है। और प्रैक्टिस सेट में आपको क्या करना है, केवल इतिहास वाले विषय को ही करना है। और जब क्या हो कि आप जब करते जाएं तो उसमें कुछ नया मिले तो आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। बाकी हमारे पीडीएफ में सारी बातें लिखी ही गई हैं, तो कुछ चीजें हो सकता अलग मिले तो उसको नोट कर लीजिएगा। और जब आपको एग्जाम देने जाना हो तो हमारे पीडीएफ को रिवीजन करते रहिएगा, अपनी नोट्स को भी रिवीजन करते रहिएगा। और फिर देखिएगा इतिहास जैसे विषय से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और उसी तरह से दूसरे विषय, तीसरे विषय को भी आप इसी तरह से अपना लीजिएगा, बस आराम से आपका काम हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, एक विषय को पढ़ते जाते हैं, फिर जब वो विषय कंप्लीट हो जाता है तो उसको बंद करके रख देते हैं। और फिर क्या होता है कि जब दूसरा विषय पढ़ने लगते हैं तो उस विषय को भूलते जाते हैं। फिर इसी तरह में क्या होता है, एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं, फिर एग्जाम नहीं निकलता है, फिर सोचते हैं भगवान जी ने मेरे साथ अन्याय कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, जनपद की बात करते हैं। जनपद का शाब्दिक अर्थ हो जाता है जन के बसने की जगह। तो ध्यान रखेंगे,
जनपद शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया गया है जो मतलब लोग बसा करते थे, जहां पर लोग बसा करते थे उस जगह को क्या कहा गया, जनपद कहा गया। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों को कई बस्तियों की खुदाई की है। तो इन जनपद पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है साथियों। और दिल्ली में अगर आप देखते हैं तो पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के आसपास हस्तिनापुर, एटा के पास अंतरजी खेड़ा के बात करते हैं तो यहाँ पर खुदाई की गई है। तो दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में यदि आप देखते हैं तो पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठपुर के पास हस्तिनापुर है और एटा के पास अंतरजी खेड़ा, यहाँ पर खुदाई की गई है पुरातत्वविदों द्वारा। खुदाई से पता चला है कि ये लोग झोपड़ियों में रहा करते थे, मवेशियां तथा अन्य जानवरों को पहले पाला करते थे। तो याद रखेंगे ये लोग कहाँ रहते थे साथियों, झोपड़ियों में रहा करते थे। और साथ ही साथ अगर आप देखते हैं तो मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पाला करते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल जैसे सरसों और फसलें वगैरह उगाते थे। तो याद रखेंगे ये लोग चावल, गेहूं, धान और जौ, दालें, गन्ना जैसे तिल या सरसों को जैसे फसलों को उगाया करते थे साथियों। ये बातें भी याद रखेंगे। इन पुरा स्थलों में से कुछ विशेष प्रकार के बर्तन भी मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना गया है। तो ध्यान रखेंगे कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हुए हैं, उन बर्तनों की बात करते हैं, उन्हें चित्रित धूसर पात्र कहा गया है। अब हम बात करते हैं महाजनपदों के बारे में। तो आगे चलकर जो जनपद रहे वही एक तरह से महाजनपद का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले कम लोग रहा करते रहे होंगे, अब वहां पर ज्यादा लोग रहने लगे, तो फिर उससे क्या कहा गया, महाजनपद कहा जाने लगा, महाजनपद। ठीक है, तो आइए बात करते हैं महाजनपदों के बारे में। देखिए 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे और इन्हें महाजनपदों के नाम से जाना जाने लगा। तो कुछ जनपद ऐसे थे जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए, यानी कि वहां पर बहुत सारे लोग रहने लगे होंगे और वहां पर राजा वगैरह धीरे धीरे बनने लगे होंगे या मुखिया वगैरह कह सकते हैं बनने लगे रहे होंगे, जिसकी वजह से आगे चलकर उन्हें महाजनपद कहा गया होगा। इनके चारों लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थे, इसलिए महाजनपद के राजा समय समय पर लोगों द्वारा लगाए गए उपहारों पर निर्भर रहा करते थे। पहले क्या होता था कि जो लोग रहा करते थे वे देखिए पहले राजाओं का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन जब क्या हुआ जनपद महाजनपद बनने लगे तो उसमें क्या होने लगा कि एक व्यक्ति को राजा बनाया जाने लगा और राजा को एक तरह से उपहार वगैरह दिया जाता था। पहले राजा को उपहार दिया जाता था जनता के द्वारा, ताकि उपहार के रूप में चीजें दी जाती थी ताकि राजा अपने राज्य को बेहतर तरीके से चला सके। लेकिन आगे चलकर राजा ने क्या किया कि इन उपहारों को लेने के बजाय नियमित रूप से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। राजा ने कहा कि देखिए अगर हमें राज्य को बेहतर ढंग से चलाना है और अच्छे तरीके से सुचारू रूप से सब कुछ चलाना है तो उसके लिए जनता को क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। और फसलों पर लगाए गए कर की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण हुआ करते थे, क्योंकि अधिकांश लोग किसान हुआ करते थे। समानतः जो टैक्स लिया जाता था 1/6 भाग के रूप में टैक्स लिया जाता था। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक तरह से अगर आप देखते हैं तो प्रीवियस ईयर में यदि आप जाते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा कि एक तरह से कि कितना महाजनपदों में जब राजा हुआ करते थे टैक्स वगैरह कितना लिया करते थे किसानों से। तो याद रखेंगे 1/6 भाग के रूप में टैक्स लिया जाता था और टैक्स फिक्स हुआ करता था। ये बातें याद रखेंगे, टैक्स जो हुआ करता था वो फिक्स हुआ करता था। तो साथियों जैसा कि बात करते हैं जितनी भी बेसिक जानकारियां थी और साथ ही साथ अगर आप देखते हैं तो जितनी भी और भी अन्य महत्वपूर्ण चीजें थी उनके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब हम बात करने चल रहे हैं, एक तो पहला सिंधु घाटी सभ्यता वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे चैप्टर की बात करने चल रहे हैं वैदिक संस्कृति के बारे में, और उसके पहले बहुत सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ही दिया है। ठीक है, तो लेकिन ये दूसरा चैप्टर के हिसाब से चलेंगे तो ये दूसरा चैप्टर होगा। इसे वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता भी कहा गया है। वैदिक संस्कृति की बात करते हैं या सभ्यता की बात करते हैं, इसका टाइम पीरियड 1500 से लेकर 600 माना गया है। वैदिक संस्कृति या सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, एक तो ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं और दूसरा उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं। तो इस सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है, तो इस सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, एक तो ऋग्वैदिक काल में और दूसरी बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में बांटा गया है। ठीक है, और वैदिक सभ्यता को अगर आप देखते हैं तो आर्य सभ्यता भी कहा गया है। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बन जाए कि वैदिक सभ्यता को किस नाम से जाना गया है तो आप बताएंगे वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना गया है। चलिए ऐसे में अगर आप देखते हैं तो इस सभ्यता के बारे में आइए बात कर लेते हैं। तो ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना माना गया है, तो 1500 से लेकर 1000 BC की बात करते हैं।
तो 1500 से लेकर 1000 बीसी को क्या माना गया है, तो ऋग वैदिक काल माना गया है साथियों। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो ऋग वैदिक काल के बाद आता है उत्तर वैदिक काल। तो एक काम कर लेते हैं, हाँ, उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो 1000 से लेकर 600 बीसी को क्या माना गया है, उत्तर वैदिक काल माना गया है। तो ऋग वैदिक काल हो गया और उत्तर वैदिक काल हो गया। आइए हम एक एक काल के बारे में समझते हैं कि क्या विशेषता मिलती है हमें। सबसे पहले आइए बात करते हैं ऋग वैदिक काल के बारे में बात करते हैं। तो आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, ऋग्वेद है। अगर हमें आर्यों के बारे में जानकारी हासिल करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऋग्वेद को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऋग्वेद में अगर आप देखते हैं तो आर्यों के बारे में जानकारी दी गई है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, आर्यों का भारत में प्रारंभिक विस्तार सप्त सिंधु प्रदेश तक फैला था। तो याद रखेंगे, आर्यों का भारत में प्रारंभिक विस्तार कहां तक था साथियों, सप्त सिंधु प्रदेश तक था। ये कह सकते हैं कि इस वर्तमान में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के भाग इसमें आते थे। तो सप्त सिंधु के अंतर्गत भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला क्षेत्र आता था, यहां तक इनका विस्तार था साथियों। ऋग्वेद में हिमालय की चोटी की बात करते हैं तो हिमालय की चोटी का नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट है, जो कि आप जानते हैं। क्या हो गया, ठीक है, माउंट एवरेस्ट अब मुझे नहीं लग रहा है सही है, चलो कोई नहीं, आप देख लीजिएगा। माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। देखो कई बार चीजें मिस हो जाती हैं दिमाग से, बाकी देख लीजिएगा, वैसे तो सही होगा, नहीं होगा तब भी आप समझ ही गए होंगे। माउंट एवरेस्ट की चोटी की बात करते हैं साथियों। तो माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है वो है साथियों, एवरेस्ट की बात करते हैं, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर या 8850 मीटर की बात करते हैं। और अगर आप देखते हैं तो ऋग्वेद में हिमालय की चोटी को क्या कहा गया है, मुजवंत कहा गया है। कहने का मतलब ये है कि जो एक तरह से आज हम एवरेस्ट के नाम से जानते हैं हिमालय की चोटी को, ऋग्वेद की बात करते हैं तो जिस समय ऋग्वेद लिखा गया होगा 500 साल पहले की बात करते हैं, तो उस समय इसकी चोटी को क्या कहा जाता था, मुजवंत कहा जाता था। ये याद रखिएगा, क्या कहा गया है, मुजवंत कहा गया है। हिमालय की चोटी की बात करते हैं तो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं। चलिए यहाँ पर मिल गया, माउंट एवरेस्ट को कई नामों से जाना गया है। नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना गया है, संस्कृत में इसे देवगिरी के नाम से जाना गया है, और तिब्बत में अगर आप देखते हैं तो चोमोलुंगमा अर्थात पर्वतों की रानी कहा गया है। चीन के लोग इसे क्या कहते हैं, क्यूमोलंगमा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूमोलंगमा कहते हैं। ये बातें भी याद रखिएगा। तो हिमालय के जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं, इसे कई नामों से जाना गया है। नेपाल में सागर माथा, संस्कृत में अगर आप देखते हैं तो इसे देवगिरी के नाम से जाना गया है, तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा के नाम से जाना गया है, और चीन के लोग इसे क्यूमोलंगमा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूमोलंगमा कहते हैं, सॉरी, हाँ, क्यूमोलंगमा कहते हैं। अब अगर आप देखते हैं तो ऋग्वैदिक काल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वैदिक काल का समाज कैसे था, तो यहाँ का जो समाज था वो पितृ सत्तात्मक समाज था, अर्थात पिता ही घर का मुखिया हुआ करता था। तो पिता की बात करते हैं तो पिता घर का मुखिया हुआ करता था, सारे डिसीजन कौन लिया करता था, पिता लिया करता था। और सामाजिक संगठन का आधार, मतलब जो समाज की संरचना हुआ करते थे वो उसके गोत्रों के आधार पर हुआ करते थे। समाज में संयुक्त प्रथा का प्रचलन था साथियों, लेकिन बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। तो याद रखेंगे, ऋग्वैदिक काल में एक तरह से गोत्र के आधार पर सामाजिक संगठन यानी कि समाज की संरचना यानी समाज का गठन किया जाता था, और समाज पितृ सत्तात्मक था और संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट था, अर्थात ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट था। याद रखिएगा आप लोग। और लेकिन अगर एक खास बात अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हो चुकी थी, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो वर्ण व्यवस्था की बात की जा रही थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बात करते हैं, एक कर्म आधारित थी साथियों। जिसका जैसा कर्म हुआ करता था वो कहलाया जाता था। जिसका मन पढ़ने लिखने में होता था उसे ब्राह्मण कहा गया। जिसका मन यदि आप देखते हैं तो पढ़ने युद्ध वगैरह में हुआ करता था, युद्ध कौशल वगैरह में जो व्यक्ति लगा रहता था उसे एक तरह से क्षत्रिय कहा गया है। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो जो व्यापार वगैरह किया करते थे उसे वैश्य कहा गया है। जो दूसरों की सेवा वगैरह किया करता था व्यक्ति उसे शूद्र कहा गया है। तो याद रखेंगे
ऋग वैदिक काल में अगर आप देखते हैं तो वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म आधारित थी, और यही उत्तर वैदिक अवस्था में यदि आप देखेंगे तो जन्म आधारित हो जाएगी, और वही व्यवस्था अभी तक हमारे देश में चली आ रही है। और जिसको सामाजिक न्याय को लेकर अगर आप देखते हैं तो जो SC ST वर्ग के लोग हैं वे हमेशा से लड़ते आ रहे हैं, और जिसमें यदि आप देखते हैं साथियों तो जिसमें यदि आप देखते हैं तो एक मिनट, जिसमें यदि आप देखते हैं तो आरक्षण की व्यवस्था की गई है हमारे देश में ताकि लोगों को सामाजिक न्याय मिल सके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इस समय जाति व्यवस्था कठोर रूप से स्थापित नहीं हुई थी, कठोरता से स्थापित नहीं हुई थी, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। समाज में दास प्रथा का प्रचलन था, तो ऋग वैदिक काल में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी दास प्रथा का प्रचलन था साथियों। ऋग्वेद के 10वें मंडल में मैंने बता ही दिया है। राजनीतिक रूप से काबिलियाई स्वरूप समाज था, तो याद रखेंगे राजनीतिक रूप से जो समाज था वो काबिलियाई रूप समाज था साथियों, कबीलों के द्वारा एक तरह से समाज था। आर्यों की प्रशासनिक इकाइयों को 5 भागों में बांटा गया है, तो याद रखेंगे आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई है साथियों उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। जैसा कि बात करते हैं कुल की बात करते हैं, कुल और फिर उसके बाद ग्राम, फिर विश्व, फिर जन और राष्ट्र की बात करते हैं। तो पहली बात करते हैं कुल की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं ग्राम, ग्राम की बात करते हैं तो ग्राम, विश्व, विश्व के बाद जन, जन के बाद राष्ट्र आ जाता है। कह सकते हैं सबसे बड़ी इकाई हुआ करती थी राष्ट्र, राष्ट्र के बाद जन हुआ करता था, जन से छोटा विश्व हुआ करता था, विश्व से छोटा गांव, गांव हुआ करता था, गांव से छोटा कुल हुआ करता था। कुल को परिवार कहा जाता है, तो परिवार से गांव बनता था, ठीक है। और अगर आप देखते हैं तो गांव से विश्व बनता था, विश्व से जन बनता था, जन से पूरा राष्ट्र बन जाता था साथियों, ये बातें याद रखेंगे। कुल के मुखिया की बात करते हैं तो कुल के मुखिया को क्या कहा गया है, कुलप कहा गया है। यहाँ नहीं लिखा गया होगा तो मैं लिख दे रहा हूं। तो कुल के मुखिया को क्या कहा गया है, कुलप कहा गया है, ये याद रखेंगे। तो कुल के मुखिया को क्या कहा गया है, कुलप कहा गया है। ग्राम के मुखिया को क्या कहा गया है, ग्रामणी कहा गया है। विश्व के मुखिया को विस्पति कहा गया है, और जन के प्रधान को राजन कहा गया है साथियों, या राष्ट्र के प्रधान को क्या कहा गया है, राजन अथवा राजा कहा गया है। ये बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन हुआ करते थे, तो ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता हुआ करते थे इंद्र की बात करते हैं। तो ऋग वैदिक काल के जो एक तरह से प्रमुख देवता हुआ करते थे वो कौन थे साथियों, इंद्र की बात करते हैं। इंद्र को क्या कहा गया है, पुरंदर कहा गया है, तो याद रखेंगे इंद्र को क्या कहा गया, पुरंदर कहा गया है। दूसरे महत्वपूर्ण देवता कौन हुआ करते थे, तो अग्नि देवता हुआ करते थे। तो पहले एक तरह से देवता कौन थे, इंद्र, पुरंदर, और दूसरी बात करते हैं पुरंदर जिन्हें इंद्र कहा गया है, और दूसरे देवता हुआ करते थे अग्नि की बात करते हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम की बात करते हैं, तो सोम देवता को भी समर्पित है साथियों, ये बातें याद रखेंगे। और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है, तो याद रखेंगे गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां पर मिलता है, तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। तो याद रखेंगे ऋग्वेद के 3रे मंडल में हमें क्या जानकारी मिलती है, तो एक तरह से अगर आप देखते हैं तो गायत्री मंत्र के बारे में जानकारी मिलती है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी तो ज्यादा बड़ी क्लास नहीं हुई है। अब हम बात करते हैं ऋग वैदिक काल में 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं थी, सभा, समिति, विदव। याद रखेंगे ऋग वैदिक काल में 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं थी, सभा, समिति, विदव की बात करते हैं तो आप लोग याद रखिएगा। जैसा कि बात करते हैं सभा समिति की बात करते हैं, ठीक है, तो वैदिक युग की कुछ जनतांत्रिक संस्थाएं थी। सभा को क्या कहा गया, आइए हम सभा के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, सभा के बारे में। सभा को उच्च सदन कहा गया, यानी कि जैसे अभी हमारे पास क्या है, संसद है ना, संसद की बात करते हैं तो संसद को में अगर आप देखेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति की बात करते हैं। तो संसद का निर्माण हुआ है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर। तो संसद जो बनी हुई है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनी हुई है साथियों। तो अगर आप देखते हैं तो राज्यसभा, लोकसभा को क्या कहा गया, निम्न सदन कहा गया है, तो ये समझ लीजिए। निम्न सदन किसे कहा गया है, तो निम्न सदन की बात करते हैं तो निम्न सदन लोकसभा को कहा गया है। उस समय की जो समिति हुआ करती थी वो उस समय लोकसभा के समान हुआ करते थे। और इस समय जैसे आज अगर आप देखते हैं तो जिस समय आज जैसे राज्यसभा है उस समय अगर आप देखते हैं तो राज्यसभा को क्या कहा गया, उच्च सदन कहा गया है। और अगर आप देखते हैं तो उस समय जो सभा हुआ करती थी वो राज्यसभा के काम किया करती थी, क्योंकि राज्यसभा को यदि आप देखते हैं तो क्या कहा गया है,
राज्यसभा को उच्च सदन कहा गया है। सॉरी, सभा को क्या कहा गया है? उच्च सदन। और वर्तमान में भी राज्यसभा को क्या कहा गया है? उच्च सदन कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, सभा में समाज के बुद्धिमान और अनुभवी लोग रहा करते थे। तो इस सभा में समाज के जो अनुभवी लोग और जो बुद्धिमान लोग रहा करते थे, वे लोग रहा करते थे। ठीक है, वे लोग रहा करते थे। सभा के सदस्यों को सभे या सभासद कहा गया है। याद रख लीजिए, अगर पूछा जाता है कि सभा के सदस्यों को क्या कहा गया है, तो आप बताएंगे सभे या सभा सद कहा गया है। साथियों, ये बातें याद रखिएगा। तो लाइट जा चुकी है, बाकी देखते हैं। अभी तो लाइट तुरंत आने वाली नहीं है, बाकी हम थोड़ी देर बाद इस क्लास को फिर से प्रारंभ करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।